Hello everyone, I'm Zeba Afreen. Welcome to my channel Study with Passion. Friends, this is the third part of यूरोपीय कंपनियों का आगमन. In previous lecture, we had detailed discussion about Portuguese, Dutch and British. और आज के इस लेक्चर में हम डेनिश, फ्रेंच एंड कर्नाटक युद्ध के बारे में लर्न करेंगे. कर्नाटक युद्ध बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था. इसे ध्यान से देखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए अब शुरू करते हैं. डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के से स्टार्ट करते हैं. तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी. याद करना बहुत आसान है. ब्रिटिश के बाद डेनिश भारत आए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, जैसा कि हमें पता है. और इसमें 16 और ऐड कर दीजिए तो 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई. डेट्स को कभी भी रटने की कोशिश मत कीजिए, उसे कोरिलेट करके याद कर लीजिए. जो डेट पहले से याद है उनसे कोरिलेट करके याद कर लीजिए, लॉन्ग टर्म तक माइंड में रहेंगे. तो हमें याद है कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो और उसमें 16 ऐड करके 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी. अब हम देखते हैं कि 1620 में डेनिश अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना तंजौर में करते हैं. 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और उसके 4 साल बाद डेनिश अपनी पहली फैक्ट्री बनाते हैं तंजौर में. तंजौर तमिलनाडु में पड़ता है, इस साइड में पड़ता है. यहाँ पे हम देख लेते हैं. यहाँ हो गया तमिलनाडु और यहीं पे एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे तंजौर नाम की डिस्ट्रिक्ट है, तो वहीं पे अपनी पहली फैक्ट्री बनाए थे. और अब हम देखते हैं कि 1676 में बंगाल के श्रीरामपुर में डेनिश अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाते हैं. मेनली श्रीरामपुर पड़ता है बंगाल में, एक डिस्ट्रिक्ट है हुगली, तो उसी का एक शहर है श्रीरामपुर. श्रीरामपुर को श्रीरामपुर भी कहा जाता है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होना है. अगर श्रीरामपुर भी रहे तो यही होगा श्रीरामपुर, जो 1676 में अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाए थे. और 1745 में डेनिश सभी फैक्ट्रियों को उनकी जितनी फैक्ट्रियां थी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच देते हैं और भारत से चले जाते हैं. अब हो गया इनका चैप्टर क्लोज. तो डेनिश से याद रखने के लिए बस 2-3 पॉइंट ही है, उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं. तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी और डेनिश अपनी पहली फैक्ट्री 1620 में तंजौर में बनाए थे. और 1676 में बंगाल के श्रीरामपुर में डेनिश अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाते हैं और 1745 में डेनिश अपनी सारी फैक्ट्रियां ब्रिटिश के हाथ बेच के भारत से चले जाते हैं. अब यूरोपीय कंपनियों में से सबसे लास्ट में आने वाली कंपनी थी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1731 में भारत आए थे. लेकिन ये यहाँ से इनके फैक्ट्रियों के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि ये चीन के साथ चीन में अपनी कंपनी बनाए थे, वहीं से अपना जो भी व्यापार रिलेशन था वो चीन के साथ ही रखे थे. तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, इनके फैक्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं. अब हम इसको एक बार नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. अब हम फ्रांस की कंपनी से रिलेटेड चीज़ों को लर्न कर लेते हैं. उस टाइम फ्रांस में भी राजशाही दौर चल रहा था और शासक थे लुई 14वां. लुई 14वां के शासनकाल में ही
1664 में फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी की स्थापना की गई थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना में कोलबर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कोलबर्ट लुई 14वां के मंत्री थे। एक बार फिर से, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। उस टाइम फ्रांस के शासक थे लुई 14वां और लुई 14वां के मंत्री थे कोलबर्ट। कोलबर्ट के एफर्ट्स के वजह से ही फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी और इस कंपनी का नाम कंपनी द एंड ओरिएंटल रखा गया था। फ्रांसीसी अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में बनाए थे। वहीं जहां ब्रिटिश अपनी पहली फैक्ट्री बनाए थे, ब्रिटिश अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में बनाए थे, वो 1608 में बनाए थे और फ्रांसीसी अपनी पहली फैक्ट्री भी सूरत में ही बनाए, लेकिन वो 1668 में बनाए। और फिर 1669 में गोलकुंडा के सुल्तान से वो मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाते हैं। जो ब्रिटिश भी अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाए थे मसूलीपट्टनम में, जो 1611 में बनाए थे, और ये फ्रांसीसी अपनी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाए हैं, वो 1669 में बनाए हैं, जो गोलकुंडा के सुल्तान से परमिशन लेके और वहाँ पे बनाए थे। फ्रांसीसी के फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद फ्रांसीसी भारत में अपनी बस्ती बसाना चाहते हैं और इसीलिए वो 1678 में वलीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से एक गांव लेते हैं और वहां अपनी बस्ती बसाते हैं, जिसे पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पांडिचेरी की स्थापना किसने की? तो फ्रांसीसी ने की थी। और कब की थी? तो वो 1673 में की थी। और कभी कभी अगर डीप में पूछ ले कि इसमें किसका मतलब योगदान रहा था, तो कंपनी के निर्देशक थे फ्रैंको और वेलांग। तो इसको भी याद रखिएगा कि पहले फ्रांसीसी ने अपनी मतलब एक गांव बसाया था, जो बस्ती बसाई थी, तो वो कहाँ पे बसाई थी? तो पांडिचेरी में बसाई थी। मतलब पांडिचेरी की स्थापना की थी 1673 में। और उसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो जिनका रहा था वो फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पिने थे। अगर कभी डीप में क्वेश्चन आए तो इनका नाम भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। और 1693 में डच जो अंग्रेज़ों के सपोर्टर थे वो फ्रांसीसी से पांडिचेरी छीन लेते हैं, जिसके बाद 1697 में एक संधि होती है, रिजवी की संधि। इस संधि में वो फ्रांसीसियों को वापस लौटाते हैं। फिर 1674 में फ्रांसीसी को बंगाल में वहाँ के सूबेदार कुछ ज़मीन देते हैं, जहाँ फ्रांसीसी 1690-92 में चंद्रनगर में अपना किला बनाते हैं। तो यहाँ से हो गया दो क्वेश्चन कि 1694 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां उन्हें एक ज़मीन देते हैं, जहाँ पे वो 1690-92 में चंद्रनगर में एक अपनी कोठी बनाते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कि फ्रांसीसी आगे क्या करते हैं। तो वो 1700 में फ्रांसीसी अपनी जितनी उनकी फैक्ट्रियाँ थी सबका हेडक्वार्टर वो वहाँ पे पांडिचेरी में बनाते हैं। 1701 में फ्रांसीसी उनकी जितनी भी बस्तियाँ थी उन सब का हेडक्वार्टर यहाँ पे पांडिचेरी में बनाते हैं, जिसकी स्थापना उन्होंने 1673 में की थी, जो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा। जो 1954 में जाके पांडिचेरी फ्रांसीसियों से आज़ाद हो पाता है। और ये कुछ क्षेत्र हैं जिसे फ्रांसीसियों ने अपना कब्जा कर लिया था। इनके डेट्स बस एक बार नज़रों से निकाल लीजिए, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन और ये कुछ क्षेत्र है उसे देख लीजिए। मालाबार, माही, कारिकल, ये कुछ क्षेत्र है जहाँ पे फ्रांसीसी अपना कब्जा जमा लेते हैं। और अब देखेंगे कर्नाटक युद्ध के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि अंग्रेज़ और फ्रांसीसी दोनों ही भारत के राजनीतिक मामलों में दखल देते हैं। और
करीब 20 सालों तक चले संघर्ष के बाद फाइनली भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो जाता है और अंग्रेजों का भारत में दबदबा हो जाता है और इसे ही कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। भारत में टोटल 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा, और जिनके अलग अलग रीजंस थे। हर बार अलग अलग रीजन रहे और हर बार अलग अलग संधि से ये इन युद्धों का अंत हो पाया था। पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 to 48 में, जो 2 सालों तक चला। दूसरा कर्नाटक युद्ध उसके जस्ट 1 साल बाद हुआ, जो 1749 to 54 तक 5 सालों तक चला। और तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था जो 1756 to 63 तक, जो 7 वर्षों के लिए चला। तीसरा कर्नाटक युद्ध दूसरे कर्नाटक युद्ध के 2 साल बाद शुरू हुआ था। तो डेट्स याद हो गया ना। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 to 48 2 सालों तक चला। उसके 1 साल बाद दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ जो 1749 to 54 तक चला और ये कर्नाटक युद्ध 5 सालों तक चला। और उसके 2 साल बाद फिर तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ जो 1756 to 63 तक 7 सालों तक चला। अब डेट्स याद हो गए तो अब उनके कारण को जान लेते हैं कि क्या रीज़न रहे तीनों युद्ध के। तो पहले युद्ध का रीज़न था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटिश एक दूसरे के विरोधी थे, जिसका असर भारत में भी देखने को पड़ता है और फिर युद्ध होता है। तो पहले युद्ध का कारण यही था कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था और उसी का असर भारत में भी देखने को मिला। और दूसरे कर्नाटक युद्ध का कारण था हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए 2 गुट बन जाते हैं, मतलब 2 दल बन जाते हैं। एक दल ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे और दूसरे दल फ्रांस को सपोर्ट कर रहे थे। तो इसी वजह से दोनों गुटों में, दोनों दलों में लड़ाई होती है, जो दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है। दूसरे कर्नाटक युद्ध का ये कारण रहता है। और तीसरे कर्नाटक युद्ध का कारण था सप्तवर्षीय युद्ध, जो यूरोप में हुआ था। 7 वर्षों के लिए यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध चले थे, जिसकी चिंगारी भारत तक पहुंची और भारत में भी युद्ध हुआ जो 1756 to 63 तक चला। 7 सालों तक चला था ये युद्ध। और अब कारण पता चल गया है तो एक बार इनको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पहला कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध और दूसरा कारण था हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए 2 दलों का बन जाना। और तीसरा कारण था सप्तवर्षीय युद्ध, जो यूरोप में हुआ था। अब देख लेते हैं इनको किन संधियों द्वारा समाप्त किया गया था, मतलब अंत किया गया था इन युद्धों का। पहली संधि हुई थी एला शापेल की संधि, जो 1748 में हुई थी। ये संधि के डेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है अलग से। जब हमने डेट्स याद किया कि कब तक युद्ध कब से कब तक युद्ध चला था, तो पहला युद्ध 1746 to 48 तक चला था। तो 48 में जब युद्ध खत्म हुआ तो संधि भी तभी स्टार्ट होगी। तो पहली संधि हुई थी एला शापेल की संधि, जो 1748 में हुई थी। और इस संधि से मद्रास अंग्रेज़ों को और फ्रांसीसी को अमेरिका में लुईसबर्ग एक जगह थी वो मिल जाती है। और दूसरी संधि हुई थी पांडिचेरी की संधि, जो 1755 में हुई थी। बस यहाँ पे याद रखना है कि दूसरे कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था 1754 में, लेकिन यहाँ पे जो संधि हुई थी पांडिचेरी की संधि वो 1755 में हुई थी। तो डेट बस यहाँ पे डिफर कर रहे हैं, बाकी सारे सेम हैं। इस संधि के बाद तीसरे कर्नाटक युद्ध की संधि हुई थी पेरिस की संधि। इन संधियों को भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो पहले युद्ध की समाप्ति हुई थी एला शापेल की संधि से, जो 1748 में हुई थी। दूसरे युद्ध का अंत हुआ था पांडिचेरी की संधि से, जो 1755 में हुई थी। और तीसरे कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था पेरिस की संधि से, जो 1763 में हुई थी। अब ये संधि याद हो गई तो अब हम चलते हैं कि युद्ध के दौरान और कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो
पहले कर्नाटक युद्ध के दौरान सेंट थॉम का युद्ध हुआ था जो 1748 में हुआ था। क्वेश्चन आता है कि किस कर्नाटक युद्ध के दौरान सेंट थॉम का युद्ध हुआ था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान सेंट थॉम का युद्ध हुआ था और दूसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान अंबूर का युद्ध हुआ था जो 1749 में हुआ था। तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान वांडीवाश का युद्ध हुआ था जो 22 जैन 1760 को हुआ था। इसको वीवीआई कर लीजिएगा, वांडीवाश से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच फाइनल लड़ाई थी। इस युद्ध में फ्रांसीसी को हार का सामना करना पड़ता है और भारत में जिन क्षेत्रों में फ्रांसीसियों के कब्जे थे, जिन क्षेत्रों को वो अपने अंडर में कर चुके थे, वो सब खोने पड़ जाते हैं, वो सब चले जाते हैं ब्रिटिश के हाथ में। इस लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट कर रहे थे और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट लाली कर रहे थे। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस जैसे कि कौन सा युद्ध था जिसमें फ्रांसीसियों का अंत हो जाता है, तो वांडीवाश का युद्ध था। वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था, तो 22 जनवरी 1760 को। वांडीवाश का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया था, तो वो तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया था जो 1756 टू 63 तक चला था, तीसरा कर्नाटक युद्ध। और वांडीवाश का युद्ध हुआ था 1760 में। अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे सर, अभी आपने देखा कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट कर रहे थे, सर आयरकुट कर रहे थे, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट लाली कर रहे थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चार्ट समझ में आ गए होंगे। अगर एक दो बार बस पढ़ लीजिए, अच्छे से ध्यान में नज़र से उतार लीजिए, क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर होंगे, सारे क्वेश्चन सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे यहाँ से। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो आपसे सारे बन जाएंगे। बस एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।